एक स्कूल टीचर अपनी शादी के लिए बैंक से कर्ज लेता है, लेकिन 3 साल तक वो ये कर्ज वापस नहीं कर पाता तो बैंक की तरफ से उसके घर नोटिस आ जाता है। नोटिस मिलने के बाद वो बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो मैनेजर के दफ्तर के अंदर दाखिल होता है और खतून बैंक मैनेजर को देखता है तो अचानक साख्त रह जाता है। दोस्तों, आखिर वो खतून बैंक मैनेजर कौन थी और उस स्कूल टीचर का उससे क्या ताल्लुक था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। ये कहानी खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद की है, जहां अदनान नाम का एक लड़का रहता है। उसकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी है और वो एक सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर है। सरकारी नौकरी होने की वजह से उसके वालिदैन उसकी शादी की फ़िक्र करने लगते हैं और उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। तलाश के बाद इन्हें लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम सना होता है, जो काफ़ी पढ़ी लिखी है और आला तालीम के बाद सरकारी नौकरी के इम्तहानात की तैयारी कर रही है। कई टेस्ट वो दे भी चुकी है, जिनके नताज आने बाकी हैं। जैसे ही शादी की बात आगे बढ़ती है तो अदनान अपने वालिदैन को जहेज़ के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी शादी में किसी किस्म का जहेज़ लिया जाए। वो साफ कहता है कि मेरी शादी में किसी किस्म का लेन देन नहीं होगा। उसके बाद अदनान अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाता है और सना का नंबर भी उसके पास आ जाता है। दोनों फ़ोन पर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है। अदनान बैंक से कर्ज लेकर घर के अंदर आरामो आसाइश का सामान लाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब उसकी पढ़ी लिखी बीवी घर आए तो उसे किसी किस्म की दिक्कत ना हो। इसी वजह से उसने गाड़ी भी लेनी थी और बाकी घरेलू सामान भी ज़्यादातर कर्ज पर ही ले लेता है। शादी के इंतजामात के लिए वो इधर उधर उधार लेकर तैयारियों में जुट जाता है। वक्त गुजरता है और अब शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी रह जाते हैं कि ऐन 4 दिन पहले सना का रिजल्ट आ जाता है और उस रिजल्ट में सना पास हो जाती है। और जैसे ही सना का रिजल्ट आता है और वो बैंक की मैनेजर बन जाती है तो उसके घर वाले बहुत खुशियां मनाते हैं। शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए थे, लेकिन उसी दौरान रिश्तेदार उसके वालिद से कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी बेटी बैंक मैनेजर बन गई है, तो क्या तुम उसे एक स्कूल के टीचर अदनान से ब्याह दोगे? ये सुनकर सना के वालिद के दिल में ख्याल आता है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। फिर वो सना से कहता है कि बेटी, अब तुम अदनान से शादी नहीं करोगी। तुम अब बैंक मैनेजर बन गई हो, तुम्हें किसी बड़े घराने और अच्छी पोजीशन वाले लड़के से शादी करनी चाहिए ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर गुजरे। सना, जो अदनान से बेहद मोहब्बत करती थी, चाहती थी कि ये शादी हो जाए, लेकिन घर वाले इस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगते हैं और शादी में आए हुए रिश्तेदार भी यही मशवरा देते हैं। उधर अदनान को भी इल्म था कि सना का रिजल्ट आने वाला है और जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसे भी पता चल जाता है कि सना बैंक मैनेजर बन गई है। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है और उसे फ़ोन करके मुबारकबाद देने चाहता है। शुरू में जब वो 2-3 बार फ़ोन करता है तो सना फ़ोन नहीं उठा पाती, क्योंकि घर वाले उस पर सख्त दबाव डाले बैठे होते हैं और सब लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं। अदनान जी सोचता है कि शायद घर वाले और रिश्तेदार मुबारकबाद दे रहे हैं, इसी वजह से वो फ़ोन नहीं उठा रही। कुछ देर बाद वो दोबारा कॉल करता है और उस बार सना फ़ोन उठाती है, लेकिन फ़ौरन अपने वालिद को थमा देती है और कहती है अब्बू अदनान से बात करें। उसके वालिद फ़ोन लेते हैं और कहते हैं बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा कि सना बैंक मैनेजर बन गई है। ये सुनकर अदनान बहुत खुश हो जाता है और जोश में कहता है जी अब्बू, मुझे मालूम है, मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। लेकिन उसके वालिद आगे से कहते हैं बेटा, अब जब कि सना बैंक मैनेजर बन गई है तो हम फिलहाल इसकी शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर अदनान के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि शादी के सिर्फ 4 दिन बाकी थे। शादी हाल बुक हो चुका था, कार्ड बांटे जा चुके थे और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। अदनान घबरा कर कहता है अब्बू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तो वो जवाब देते हैं बेटा, सना को अभी जॉब ज्वाइन करनी है, ट्रेनिंग करनी है और ये सब 2 साल तक चलेगा, इसलिए हमने सोचा है कि अपनी बेटी की शादी 2 साल बाद करेंगे। ये सुनकर अदनान कहता है कि अब्बू जी, अगर आप चाहते हैं तो 2 साल बाद ही शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन सना के वालिद जवाब देते हैं कि बेटा, 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है और हम तुमसे कोई ज़ुबानी वादा नहीं कर सकते। इस दौरान कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम तुम्हारी अपनी बेटी से शादी नहीं करेंगे। ये सुनकर अदनान बहुत परेशान हो जाता है और कहता है अब्बू जी, ऐसा ना करें, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। सब रिश्तेदार आ चुके हैं, शादी के कार्ड बट चुके हैं। लेकिन सना के वालिद साफ इनकार कर देते हैं और फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद अदनान अपने घर वालों को सारी बात बताता है कि सना अब बैंक मैनेजर बन गई है और उसके वालिद शादी से इनकार कर रहे हैं। ये सुनकर अदनान के घर वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं
عدنان अगर यही काम हम उनके साथ करते तो हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देते। तुम भी चलो और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो ताकि इन्हें जेल की हवा खुलवा सके। लेकिन दोस्तों, अदनान दिल ही से सना से मोहब्बत करता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई मसला आए। उसने अपने घर वालों को मना कर दिया और कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम थाने भी जाएंगे तो पुलिस क्या कर लेगी, उनकी मर्जी है वो अपनी बेटी की शादी करें या ना करें। ये कहकर वो सब खामोश हो जाते हैं और अदनान अपने घर में गमगीन रहने लगता है। उसने कर्ज पर गाड़ी ली हुई थी और घर का सामान भी ज़्यादातर कर्ज पर लिया था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज की किस्तें भरने लगता है। शादी हाल का सारा पैसा भी ज़ाया होगा क्योंकि बुकों की रकम वापस नहीं मिलती। वक्त गुजरता गया और अदनान अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता और किस्तें अदा करता रहता है, लेकिन दिल में हर वक्त सना का इंतज़ार करता। पूरे 2 साल तक वो सोचता रहा कि सना कभी ना कभी उसे फ़ोन करेगी और कहेगी, मुझे माफ़ कर दो अदनान, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों, फ़ोन पर बातों के दौरान इन दोनों में सच्ची मोहब्बत हो गई थी। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद सना ने अदनान को कभी फ़ोन नहीं किया। फिर अचानक खबर आती है कि सना की शादी एक बहुत बड़े घराने में हो गई और वो अपने ससुराल जा चुकी है। ये सुनकर अदनान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो अंदर से टूट कर रह जाता है। अब ना उसका दिल पढ़ाने में लगता है, ना ही किसी और काम में। वो सिर्फ अपना कर्ज चुकाने और दिन गुजारने के लिए जीता है। अदनान की हालत देखकर उसके वालिद भी बीमार रहने लगते हैं, क्योंकि कई बार वालिद ने अदनान से कहा था, बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन अदनान हर बार इनकार कर देता और कहता, अब्बू अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जो कर्ज मैंने ले रखा है पहले वो उतार दूं, उसके बाद दूसरी शादी करूंगा। वालिद की बीमारी के इलाज पर बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा, जिसकी वजह से अदनान का सारा हिसाब किताब बिगड़ गया। कार का कर्ज तो वो उतार देता, लेकिन बैंक का कर्ज बाकी रह जाता है। इस तरह 4 साल गुजर जाते हैं और 4 साल बाद अचानक बैंक से अदनान को नोटिस आता है कि या तो फौरन कर्जा उतार दो वरना तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा। उसने जितना कर्ज लिया था उसमें से कुछ रकम वो अदा कर चुका था, लेकिन 1 लाख रुपए अब भी बाकी थे। और 4 साल गुजरने के बाद सूद बढ़ता गया और किस्तें टूटने से बोझ और ज़्यादा बढ़ गया। मजबूर होकर अदनान भागता हुआ बैंक मैनेजर से मिलने पहुंचता है। बैंक में पहुंचकर वो चपड़ासी से पूछता है तो वो इशारा करके मैनेजर के केबिन की तरफ भेज देता है। जैसे ही अदनान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है और सामने मैनेजर को देखता तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, मैनेजर की कुर्सी पर बैठी और कोई नहीं बल्कि सना थी। वही सना जैसे 4 साल पहले अदनान की शादी होने वाली थी और जिसके लिए उसने ये कर्ज लिया था। कुछ लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर सना संभल कर कहती है, आइए अदनान साहब बैठिए। अदनान सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। सना उसकी फाइल निकालती है और कहती है, आपका तो काफ़ी कर्ज बाकी है, जल्दी से अदा कर दीजिए वरना आपका घर नीलाम हो जाएगा। अदनान कहता है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं जल्द ये कर्ज उतार दूंगा। सना हैरानी से पूछती है, तुमने इतना बड़ा कर्जा लिया ही क्यों था? अदनान आस्तगी से कहता है, 4 साल पहले मेरी शादी होने वाली थी। इसी शादी के अखराजात और घर की सहूलतों के लिए मैंने ये कर्ज लिया था, लेकिन फिर मेरे वालिद बीमार हो गए और सारे पैसे उनके इलाज में लग गए। इसी वजह से मैं ये कर्ज वक्त पर अदा न कर सका। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं ये कर्ज उतार दूंगा। ये सुनकर और अदनान के चेहरे पर मायूसी देकर सना से रहा नहीं जाता। वो कह उठती है, अदनान क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? अदनान दुख भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। आप वही लड़की हैं जिसकी खातर मैंने ये कर्ज लिया था। सना की आंखों में नमी आ जाती है और वो कहती है, अदनान तुम चाहते तो मेरे वालिद से जेज मांग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और उल्टा इतना बड़ा कर्ज ले लिया, आखिर क्यों? अदनान धीरे से जवाब देता है, मुझे जहेज लेना कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने ये सोचकर कर्ज लिया था कि तुम पढ़ी लिखी हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरी होने वाली बीवी को किसी चीज़ की कमी महसूस हो, इसलिए मैंने घर का सामान और सहूलतें कर्ज लेकर पूरी की थी। अदनान कहता है कि मैंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि अब्बू की तबीयत खराब रहने लगी थी और जो कर्ज मैंने ले रखा था उसे चुकाने के लिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। अब्बू ने कई बार कहा, बेटा दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और बार बार तुम्हारा ख्याल आता रहा। इसी वजह से मैं किसी और से शादी न कर पाया।
یہ سن کر ثنا اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی اور عدنان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عدنان حیرانی سے اسے دیکھ کر کہتا ہے، ثنا یہ کیا ہوا؟ میں نے تو سنا تھا کہ تمہاری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس پر ثنا بتاتی ہے، ہاں شادی تو ہو گئی تھی لیکن وہ زیادہ دن نہ چل سکی۔ جب تم سے میرا رشتہ توڑ دیا گیا تھا تو میرے ماموں نے ابو کو ایک لڑکے کے بارے میں بتایا کہ اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، اربوں کا مالک ہے۔ ابو فوراً راضی ہو گئے اور میرا رشتہ وہاں طے کر دیا۔ جیسے تم نے شادی کے لیے قرض لیا تھا ویسے ہی میرے ابو نے بھی 30 لاکھ کا قرض لیا تاکہ جہیز کا سامان دے سکے اور میری شادی اس سے کروا دی۔ لیکن شادی کے بعد پتہ چلا کہ جس لڑکے سے میرا نکاح ہوا وہ سب دھوکا تھا، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی بلکہ الٹا وہ لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جو شان و شوکت انہوں نے دکھائی تھی وہ سب جھوٹ نکلا۔ ثنا روتے ہوئے کہتی ہے کہ چند ماہ بعد ہی میرا وہاں گزارا نہ ہو سکا اور میں نے طلاق لے لی۔ طلاق کے بعد میں بھی اپنے والدین کے ساتھ اسی قرض کو اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں جیسے تم اپنا قرض چکا رہے ہو۔ یہ کہہ کر ثنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ باہر بینک مینیجر سے ملنے والوں کی لمبی لائن لگی ہوتی ہے۔ ثنا آہستگی سے عدنان سے کہتی ہے، کیا تم مجھ سے ہفتے کے دن اسی بینک پر مل سکتے ہو؟ عدنان فوراً جواب دیتا ہے، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ پھر ثنا اسے جانے کا اشارہ کرتی ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہفتے کا دن آ جاتا ہے۔ اسی دن ثنا بینک کے گیٹ پر کھڑی عدنان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی عدنان پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بینک بند ہے اور ثنا باہر کھڑی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، ثنا یہ بینک تو بند ہے، تم نے آج مجھے کیوں بلایا؟ ثنا مسکرا کر جواب دیتی ہے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی اس لیے یہاں بلایا۔ پھر دونوں قریب کے ایک پارک میں چلے جاتے ہیں اور ایک بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کبھی پرانی یادوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں تو کبھی پرانی جدائی پر افسوس کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ثنا آہستگی سے کہتی ہے، عدنان تم نے اس دن کے بعد مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ عدنان جواب دیتا ہے، میں نے اس لیے فون نہیں کیا کہ مجھے لگا تم ہی کرو گی اور اپنے دل کی بات دوبارہ مجھ سے کہو گی۔ یہ سن کر ثنا کے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں اور وہ کہتی ہے، عدنان کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں؟ عدنان کے لیے یہ الفاظ جیسے برسوں سے انتظار کی گھڑی تھے۔ وہ فوراً خوشی سے کہہ اٹھتا ہے، ہاں ثنا بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اگر تم چاہو تو ابھی ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی ثنا رونے لگ جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے، عدنان مجھے معاف کر دو، جو کچھ ہوا تھا وہ میرے گھر والوں کی وجہ سے ہوا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ عدنان نرمی سے کہتا ہے، میں سب سمجھتا ہوں اور میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد دونوں کی دوبارہ شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد وہ اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ ثنا جو بینک کی مینیجر تھی عدنان کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے، اب تم آرام سے اپنا قرض اتارو، جب تک میں یہاں مینیجر ہوں تمہیں کوئی نوٹس نہیں آئے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دونوں اپنی زندگی میں خوشیاں بانٹتے ہیں اور محبت سے اپنا گھر بساتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی کہانی ثنا اور عدنان کی، جن کی شادی 4 دن پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی لیکن 4 سال بعد تقدیر نے دوبارہ انہیں ملا دیا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ثنا کے فیصلے پر آپ کی کیا رائے اور عدنان کے صبر اور محبت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں بلکہ آپ کو یہ سکھانا ہے کہ زندگی میں مشکلات آئیں تو صبر اور سچی محبت آخر کار رنگ لاتی ہے۔ اگلی کہانی میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔